नमस्कार। डिजाइना विशेष तालिबान का तांडव में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रतीक श्रीवास्तव। दर्शकों को आपको पता है अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत हो गई है। अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही ये तो लगने लगा था कि तालिबान के लड़ाकू खामोश नहीं बैठेंगे, मगर वे इतनी जल्दी काबुल पर कब्जा कर लेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। 79 में सोवियत संघ की सेना के जाने के बाद तालिबानी आक्रामक हुए थे और जब अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान में अपनी आमद दी, अफगानिस्तान में अपने कैंप बनाए, तो उसके बाद तालिबान को पीछे हटना पड़ा। लेकिन लगभग 20 साल के संघर्ष के बाद, 20 साल की लड़ाई के बाद, जंग के बाद, पहले ट्रंप और बाद में बाइडेन इस बात के लिए अड़ते रहे कि वे अब अपनी तालिबान का खर्चा, अफगान का खर्चा उनका देश अब उठा नहीं सकता, अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए और कभी भी हम अपने सैनिक वापस बुला सकते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि अफगान में तालिबानी संस्कृति, तालिबानी हुकूमत छा गई है। फिलहाल पूरी दुनिया तालिबान के खिलाफ है, लेकिन रूस, चीन और पाकिस्तान तालिबान को समर्थन दे रहे हैं और तालिबान की सफलता में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तालिबान अफगान पर तालिबानियों का साम्राज्य स्थापित हो जाने के बाद भारत पर उसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। भारत के हित क्या है? क्या पाकिस्तान तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर हमारी कश्मीर नीति को प्रभावित कर सकता है? चीन के व्यापारिक और सामरिक हित क्या हैं? क्या तालिबान के जरिए चीन भारत पर दबाव बना सकता है? और रूस को भी चेचन्या विद्रोहियों को संभालने के लिए तालिबान की जरूरत है। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए, इन तमाम सवालों पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सामरिक विशेषज्ञ कर्नल निखिल दीवान जी। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। निखिल दीवान जी हमारे नियमित मेहमान हैं। आप उनसे भली भांति परिचित हैं। जंग में उन्होंने हिस्सा लिया है, भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, सामरिक रणनीति बनाते रहे हैं। इसलिए इस विषय पर उनसे चर्चा करना निश्चित रूप से मुफीद, रोचक और ज्ञानवर्धक होगा। दीवान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका से सेल्फ गोल हो गया है? देखिए, आज से करीब 1-1.5 महीना पहले जब अमेरिका ने पहले ही तालिबान से हाथ मिलाने का निर्णय ले लिया था, तो तभी से एक नया स्ट्रक्चर अफगानिस्तान में उभर के आ रहा था। 2020 में 8,000 तालिबान कैदियों को रिहा भी किया गया था। जी हाँ। तो अब अमेरिका की विदेश नीति क्या रही है हर जगह, अगर उसको हम डीपली देखें तो वो विश्व में अपना वर्चस्व बनाने के हिसाब से कभी सोमालिया में, कभी कोरिया में, कभी अफगानिस्तान में, वियतनाम में, कभी इराक में अपना उन्होंने सिर जरूर झोंका है, पर वहां पर मार बहुत बुरी तरह से खाई है। मुझे लगता है कि 2020 के बाद उन्होंने कोई युद्ध भी नहीं जीता है। युद्ध तो अमेरिका ने कोई जीता ही नहीं है। किसी एक युद्ध का बता दीजिए तो फिर अपन आगे बात कर सकते हैं कि कौन सा युद्ध जीता है। ये मान लेते हैं कि लादेन को जो मारा गया, जिस तरह लादेन को मारा गया, वो तो एक ऑपरेशन था जी, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति लादेन को मारा गया था, पर उसको युद्ध नहीं कह सकते। या जैसे इराक में सिर्फ उन्होंने सद्दाम हुसैन को टारगेट किया और एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पर एस्टैब्लिश करने के बजाय सब कुछ छोड़ के वो वहाँ से भी निकल गए। अब हम अफगानिस्तान का अगर इतिहास ले लें तो अफगानिस्तान हमेशा एक पूरी ट्राइबल कम्युनिटी रही है और ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ये होता रहा है कि आप पैसा देके अपनी जान छुड़वा सकते हो।
जैसे अफगानिस्तान में भी होता रहा है, मैंने तो सोमालिया में बड़े नज़दीक से देखा है कि अगर किसी एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति के स्टेटस को देखते हुए कितनी बकरियां देना है या कितने ऊंट देना है तो उस बंदे को रिहा कर दिया जाता था जिसने मर्डर किया है। इस तरह से ही अफगानिस्तान में सदियों से यही चलता रहा है क्योंकि ट्राइबल इनका सिस्टम रहा है। इसमें जनरल दोस्तम ने भी कई बार अपनी पार्टियां बदली है, इस पार्टी ने पैसा दिया वहाँ चले गए, इस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा दिया वहाँ चले गए। और वहाँ की ट्राइबल सोसाइटी में ये है कि आप जिंदा हैं और आपका अगर नाम है आप किसी भी पार्टी में तो आपका रिस्पेक्ट है। अब ये जो पूरा तालिबान को हैंडओवर होने का जो मसला हुआ है, देखिए जितना क्लीन ये हुआ है कि कोई गोलियां नहीं चली है, ना एएनए अफगान नेशनल आर्मी और तालिबान में ऐसी कोई झड़पें नहीं हुई है, राइट। तो हो सकता है 25,000 सैनिक अपनी तोपें छोड़कर, अपने हथियार छोड़ के लापता है, पता नहीं वो कहाँ चले गए, कहाँ छुपे हुए हैं। उन्होंने सबने सिविल ड्रेस पहन के अपने अपने गांव घरों में चले गए, या फिर जिस तरह से काबुल से अभी लोगों के भागने की खबरें आ रही है तो उसमें हो सकता है कि 50, 60, 70, 80% वहाँ के सैनिक ही हों। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि तालिबान और हुकूमत में एक कोई ज़रूर पैसे का लेन देन हुआ है कि अफगानिस्तान इसी बल पे चलता रहा है। अदरवाइज इतना क्लीन वहाँ से गेट अवे अमेरिका को ना मिलना था और न ही अफगान नेशनल आर्मी को मिलना था। लेकिन हथियारों के दम पर और अवैध खनन के दम पर, माइंस के दम पर 456 करोड़ के करीब उनको एक साल के अंदर इनकम हुई है तालिबान की हुकूमतों को। हाँ, और उनकी इनकम इससे अपना अफीम से बहुत ज़्यादा होती है। ये खनन वगैरह तो होता ही है क्योंकि जो प्रोविंसेस में जहाँ पर पेट्रोल है, खनन है, वो सब तो है। लेकिन सबसे बड़ा काम उनका जो है वो मार्फिन का काम है। हाँ, अफीम के ज़रिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आज अफीम का अफगानिस्तान में है। और जिस तरह से वो अफीम बिकती है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद में तो करोड़ों रुपए की हो जाती है, तो उनका मेन अर्निंग यहाँ से भी रहा है। खैर लूटपाट तो वो करते ही रहे हैं। नहीं तो पर ये जो मैं थोड़ा सा आपको ट्रंप और बाइडेन पे एक बहुत संक्षिप्त में लेना चाहूँगा कि ट्रंप भी चाहते थे कि हमारी वहाँ से वापसी हो जाए, बहुत खर्चा अमेरिका पे लग रहा है, हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। बाइडेन तो पहले से ही कह रहे थे ओबामा के साथ ही रहे और ओबामा को उपराष्ट्रपति, तब भी ओबामा की नीति सहमत नहीं थी और अफगान की उनकी नीति थी कि सैनिक वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो क्या बाइडेन ने जिस जल्दबाजी में बना किसी कार्य योजना के बनाए अपने सैनिक वापस बुलाए, ये मिस्टेक है या सोची समझी रणनीति है? देखिए, विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रुप्स फ्रॉम अफगानिस्तान तो बहुत समय से चल रहा है क्योंकि वो वहां पर इस बात को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे थे। बिन बुलाए मेहमान की तरह वो उनके घर में घुस के उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे। अब हम अगर रशिया का एंगल ले लें, यूएसएसआर का, अब रशिया उस टाइम जब यूएसएसआर को अफगानिस्तान ने बुलाया था, यूएस को किसी ने बुलाया नहीं था, पहली बात। दूसरा ये होता है कि जब तक आप वहाँ के लोकल लोगों के साथ में उस चीज़ को, उस मसले को पूरी तरह से समझते नहीं हो, आप उस नब्ज़ को पकड़ते नहीं हो कि वहाँ पर पॉलिटिकल एंगल क्या है, वहाँ पर लोकल एंगल क्या है, वहाँ पर ट्राइबल एंगल क्या है, वहाँ की दिन दुनिया रोज़मर्रा चलती कैसे है, तब तक आप उस देश में पीस ला ही नहीं सकते हो। गोली के जोर पे पीस लाना बहुत मुश्किल है। अब क्या होगा? अब चूंकि पूरी दुनिया के खिलाफ है, उनने वहाँ के राष्ट्रपति को फरार होना पड़ा है, हालात खराब है, दुकानें बंद हो रही हैं, शोरूम्स बंद हो रहे हैं, महिलाओं को कहा जा रहा है कि वो अपने घर में रहे, ऑफिस में नहीं जाएंगी, गोली मार दी जाएगी, बुर्का पहनना पड़ रहा है। एक तालिबानी संस्कृति है, आप जानते हो उस तालिबानी संस्कृति में जो शरीयत श्रीवास्तव साहब, ये अफगानी संस्कृति रही है। अगर हम आज से 800 साल पहले भी अगर चले तो भारत में जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स आए हैं वो अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय करते करते ही भारत में पहुंचे हैं। तो वहां पर तो सदियों से ये चलता आ रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में चूंकि रूस ने और पाकिस्तान ने और चीन ने, 3 लोगों ने समर्थन किया है, अब इन 3 देशों के क्या हित हैं और उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपसे एक विस्तार से जानना चाहता हूं। बिल्कुल, इसमें हमने ये देखना है कि पाकिस्तान से गुजरता हुआ जो सीपेक है चाइना का,
वो मेनली नॉर्दर्न एरिया में से गुजर रहा है, पख्तून एरिया और फिर बलूचिस्तान में से। आज बलूचिस्तान आर्मी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और सीपेक के खिलाफ काफ़ी अटैक्स करते रहे हैं। तो चाइना को एक खतरा सा दो चीज़ों से बन गया है। पहला ये कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में अब वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ज़रूर है, पर उसको रीऑक्यूपाई करने के प्लान्स भारत में चल ज़रूर रहे हैं। अगर रीऑक्यूपाई हो जाता है तो उनका सीपेक जो है वो वहाँ से बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है कि हम अगर थोड़ी सी ज्योग्राफी देखें तो 50-60 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जिसको कि वखान कॉरिडोर कहा जाता है। वो वखान कॉरिडोर जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है जो चाइना में मिलता है। अब वो वखान जो है वो टेरेन वाइज वहाँ पे पहाड़ वगैरह बहुत खतरनाक हैं, पर वो एक ऐसा पतला सा कॉरिडोर है कि इधर चाइना है, वो पतला सा कॉरिडोर यूं अफगानिस्तान में जाता है। तो चाइना उसको सपोर्ट करेगा अफगानिस्तान को इस वखान कॉरिडोर को यूटिलाइज करने के लिए। इस वखान कॉरिडोर को यूटिलाइज करने के चाइना के पास में दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि वो वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान और वहाँ से घूम के पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जाए, क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक कंट्री है, वो किसी सी या ओशन या इससे जुड़ी हुई नहीं है। दूसरा है कि वो छाबर पोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश करे, जो कि हम हेल्प कर रहे हैं। तो ग्वादर पोर्ट को पहुंचने का उनका एक रास्ता ये वखान कॉरिडोर, फिर साउथ पाकिस्तान और फिर ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट। चीन के व्यापारिक हितों के लिए जरूरी है कि वो अफगान की जो भी सरकार है, वो तालिबान की सरकार क्यों कोई भी सरकार हो, उसको सपोर्ट करे। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए क्या है कि पाकिस्तान के पास में 2-3 रीजंस हो जाते हैं तालिबान को सपोर्ट करने के। पहला तो यह है कि अगर वो सपोर्ट ना करे तो पाकिस्तान के जो वेस्टर्न प्रोविंसेस है उसके ऊपर तालिबान अटैक कर सकता है, क्योंकि तालिबान जो है वो किसी रूल या कोई यूएन रेजोल्यूशन या इंटरनेशनल रेजोल्यूशन इन सबको तो मानने वाला तो है नहीं, ना माना है उसने कभी। तो पाकिस्तान के जितने वेस्टर्न प्रोविंसेस है उसके ऊपर अटैक करके कैप्चर कर सकता है। स्कूल उन्होंने उड़ा दिया जिसमें 145 बच्चे मारे गए थे। ये तालिबानियों ने पाकिस्तान का स्कूल उड़ाया था, मासूम बच्चों का। हाँ, फिर दूसरा रीजन पाकिस्तान जो है वो तालिबान को इसलिए भी सपोर्ट कर सकता है कि अगर जब हम रीऑक्यूपाई करते हैं पीओके को, तो पाकिस्तान ऊपर बहुत नैरो है, तो उसको एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिल जाती है, राइट। तो स्ट्रैटेजिक डेप्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लंबे समय के वॉरफेयर के लिए, और वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ उनको मिल जाती है कि वो इंडिया को वहाँ से कोशिश कर सकता है कंट्रोल करने की, या इंडिया के अटैक को सहन करने की उसकी डेप्थ ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर अब क्या है कि अगर दूसरे घर में बर्तन बज रहे हैं तो हमारे घर में भी शोर आएगा ही आएगा, तो ये सोच के भी पाकिस्तान ने उसको हेल्प। अभी तो इमरान खान तारीफ कर रहे हैं तालिबान की, और उन्होंने अफगान की जो पहले वाली सरकार थी उसकी निंदा भी की है, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट, और अमेरिका ने तो साफ तौर पर कहा कि तालिबान को सपोर्ट करना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। अब देखिए, जो देश में से चला गया है अमेरिका, वो अब चाहे वो अपने घर जाके कुछ भी बोलते रहे। अब हम एशियन लोगों को देखना है कि वहाँ पर क्या होने वाला है। बात एक रूस की रह गई है, रूस ने भी सपोर्ट किया। क्या वो चेचन्या वाला कार्ड उसमें काम कर रहा है? रूस अपना पुराना जो यूएसएसआर के टाइम पे 80s में वो वहाँ से काफ़ी बुरी तरह से हताश होकर निकले थे तो अपनी उस इज्जत को वापस पाने का भी उसका एक मेन उद्देश्य रहा है। पर चूंकि उस टाइम यूएसएसआर था, तो ये जो कंट्रीज थी सीआईएस 79 में, हाँ, ये सीआईएस कंट्रीज जिसको बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसमें ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह जो अब अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगे हुए हैं, अब ये यूएसएसआर के नहीं है, ये अब इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। तो अब रशिया इसमें क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा? सबसे बड़ी चीज़, वहाँ पर जितने भी रेयर मेटल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, क्योंकि कुछ मेटल्स वहाँ पर ऐसे हैं जो कि सिर्फ अफगानिस्तान में पाए जाते हैं और जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक और काफ़ी सारे उपकरणों में इस्तेमाल में आते हैं।
तो रूस जो है अभी वो इकोनॉमिक तौर पे तालिबान को सपोर्ट करके वहाँ से ये सारा खनन करने का करेगा। टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली रूस अब बहुत दूर हो गया है, क्योंकि CIS कंट्रीज अब अफगानिस्तान को नॉर्थ से कवर कर रही है। एक आश्चर्यजनक बात जो देखने सुनने में आ रही है कि अफगानिस्तान में जो सरकार थी इसके पहले, वो भी मुस्लिम लोगों की सरकार थी। तालिबान आ गया, लेकिन जो दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिसमें इराक भी है, ईरान भी है, और भी तमाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सूडान, सीरिया वगैरह, ये कोई भी इस पूरे मामले में तालिबान का विरोध नहीं कर रहा है। इसमें क्या नहीं, इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC जिसको कहते हैं, उसके जो चार्टर्स है, उस चार्टर्स में जो तालिबान के जितनी भी हरकतें हैं वो टेररिज्म के तौर पे नहीं है, वो रिबेलियन के तौर पे है। रिबेलियन मतलब कि वो अपने देश को छुड़ाना चाहते हैं। उनका चार्टर समझना बहुत जरूरी है। एक भी देश ने, मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, मैं देख रहा था, क्योंकि उनका जो चार्टर है वो इस तरीके का है। किसी भी इस्लामिक कंट्री ने तालिबान की हरकतों का विरोध नहीं किया है। अब इराक, ईरान को कौन से मुस्लिम कंट्रीज ने सपोर्ट कर दिया? पाकिस्तान को कौन सी मुस्लिम कंट्रीज ने पूरी तौर पे सपोर्ट कर दिया? सब अपने अपने अस्तित्व में लगे हुए हैं। पर जो उनका चार्टर है OIC का, उसमें एक बहुत क्लियर ये है कि टेररिज्म तालिबान नहीं कर रहा है, वो आतंकवादी नहीं है, वो मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति संग्राम, हाँ, जो हम कहते थे कि हमने कहा कि हम मुक्ति, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए कोई भी OIC की जो जितने भी देश है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत पर क्या असर पड़ेगा? तालिबान की हुकूमत अफगान में आ गई है, हमारे यहाँ क्या असर पड़ेगा? हम पहले भी तालिबान से परेशान रहे हैं। कंधार में हमने जाकर अपने 6 बड़े दुर्दांत आतंकवादियों को हमको कंधार ले जाना पड़ा है, छोड़ना पड़ा है। और जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, उसमें कई बार तालिबानी एंगल्स मिलते रहे हैं। आपके पास तो बहुत सारे इनपुट्स रहते हैं। जब आप सर्विस में थे, फौज में थे, तब भी आपके पास तालिबान और दूसरे इनपुट्स आते थे, और अभी भी आप अवेयर हैं तो आपके पास जानकारियाँ, इनपुट्स आते रहते होंगे कि तालिबान जो है वो भारत के लिए खतरा रहा है। अब क्या स्थिति बनेगी? देखिए, अब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, उसको तालिबानिस्तान कहना सही हो जाएगा। और एक छोटे से जोक के तौर पे भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारत ने ये करना चाहिए कि अफगानी चिकन के बजाय उसको तालिबानी चिकन कह के अपने रेस्टोरेंट में देना चाहिए। पर अब भारत के पास में क्या क्या विकल्प हैं, ये आप मुझसे जानना चाहते हैं। अब पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत की सामरिक, आर्थिक, वैदेशिक स्थितियों पर क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, अगर सामरिक ले लें तो हमने अफगानिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू काफ़ी सारी एड पहुंचाई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पर रोड्स बनाई हैं। संभार तक की जो रोड है उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने BRO, उसमें 5 से 6 अपने वर्कर्स जो है वो तालिबानियों ने मारे भी थे। और दूसरा, भारत ने वहाँ पर डैम भी बनाया है जिसमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हुई। ऑलमोस्ट 1700 करोड़ रुपए का डैम बनाया, काफ़ी सारी सड़कें बनाई हैं। ये जितना भी था, ये एक वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हेल्प के लिए था। मतलब भारत का हमेशा ये रहा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, राइट। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी हलचल मची होगी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सडन हुआ है। जबकि इसके सिग्नल्स तो करीब 2-3 महीने से आ रहे हैं, विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स आ रहे हैं। बट सडनली इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा एक ही दिन में। दूसरा जो अभी अब इंडिया के लिए वो बनता है कि टेररिज्म को बढ़ावा मिलने के चांसेस है। तो उस टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए ISI और पाकिस्तान आर्मी, चूंकि अब कश्मीर उनके हाथ से चला गया है, रीऑक्यूपेशन ऑफ POK की बातचीत चल रही है। इस 15 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर अब एक स्टेट नहीं रहा है, पर मैं फिर भी उसको एज अ स्टेट यूज़ कर रहा हूँ
कि हर जगह पर तिरंगा बहुत जोश से और बहुत इवन ईमानदारी से, कश्मीर में, हाँ, और जिस तरह से राष्ट्रगान कश्मीरी बच्चे गा रहे थे, बिल्कुल, वो बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था। अब वो उसकी चोट तो पाकिस्तान में भी पहुंची है। अब हमको अपनी एलओसी पे, अपनी बॉर्डर्स पे थोड़ा और सजग रहना पड़ेगा, पर उसको वक्त है अभी, क्योंकि तालिबान पहले खुद को कंसोलिडेट करेगा, फिर पाक आर्मी और आईएसआई उनसे फिर से वैसे भी मेल मुलाकात में है ही, पर टेररिज्म को और बढ़ाने के लिए कोशिश भी करेगा। अभी तक ये था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो टेररिज्म के खिलाफ थी, पर अब वहां पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए टेररिज्म के दम पर है। हाँ, ये तो विशुद्ध आतंकवादी हैं, विशुद्ध आतंकवादी है, मतलब इससे प्योर आतंकवाद और कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये तो इनसे उम्मीद करना व्यर्थ ही होगी, व्यर्थ ही हो गया। पर अब वो सवाल जो आपने कहा था कि भारत के पास अब क्या विकल्प है? हाँ, भारत के पास के जो विकल्प है, पहला विकल्प तो ये है कि वेट करे और यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, क्योंकि अगर अब कुछ भी होना है, और भारत का हमेशा से ही मानना रहा है, सिर्फ श्रीलंका छोड़ के, कि अगर पीस वहाँ पर लाना है तो वो यूनाइटेड नेशंस की अम्ब्रेला के नीचे होना चाहिए। तो बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके अगर अफगानिस्तान में जाती है और पीस लाने की कोशिश करती है, तो एक वो है कि अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस वो अफगानिस्तान में भेजे। दूसरा, भारत वेट एंड वॉच करके ये देख सकता है कि वो भी तालिबान को, अब देखिए राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, सिद्धांत है ये, सिद्धांत है। अगर अगले 20 साल हम देखते हैं कि तालिबान ही वहां पर रहने वाला है, तो हम तालिबान से हाथ जोड़ सकते हैं, जिससे कि हम पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। हाथ मिला, जोड़ना, वही जोड़ना मतलब मैं ये वाला, हाँ, ये जोड़ना नहीं, मिलाना, हाँ जी, सॉरी शब्द का गलत प्रयोग हो गया, ये लाइव में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। नहीं चले। तो उनसे हम हाथ मिला सकते हैं, जिससे कि हम पाकिस्तान को भी और चाइना को भी काउंटर कर सकें, और वहां पर हम अच्छी डेवलपमेंट कर सके, जिससे कि इवन तालिबान जो है वो भारत को सराहने लगे। क्योंकि फिर से हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरे देश की सेनाएं हमारे बिल्कुल एकदम पड़ोस में आ जाएं। श्रीलंका में हमने जो ऑपरेशन किया था बिना यूनाइटेड नेशंस के, वो ये था कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे एकदम नेक्स्ट डोर नेबर में दूसरे देशों की सेनाएं आ जाएं। तीसरा ये है कि भारत अगर तालिबान को सपोर्ट करता है, अब ये भारत की नीतियों में अभी तक तो नहीं था कभी भी, पर चूंकि बदलती परिस्थितियों में खुद को बदलना पड़ेगा, और हो सकता है वो एक सीमित समय के लिए बदलो आप। इस पूरे घटनाक्रम में मोदी सरकार बहुत ही खामोशी से देख रही है, कोई हमारी तरफ से, भारत की तरफ से कोई रिएक्शंस नहीं आई। हमारा फोकस इस बात पे है कि हमारे वो दूतावास के या भारतीय कर्मचारी, जिनमें बहुत सारे सरदार हैं, सिख हैं, हम उनको कैसे सुरक्षित ला सकें। आज भी एक विमान आया जिसमें हमारे बहुत सारे दूतावास के कर्मचारी और सैनिक आए हैं, कल भी एक विमान सेना का आया था। तो अभी हमारा फोर्स, अभी हम कोई गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सिवाय इसके कि अपने नागरिकों को बचा लें। किस लिए अब नया इन्वॉल्व होना है? हमने क्यों इन्वॉल्व होना है? वेट एंड वॉच है मोदी सरकार का। 2 घर छोड़ के कुछ हो रहा है, उसकी चिंगारी अभी तक अपने ऊपर आई नहीं है, और आएगी भी तो पाकिस्तान के थ्रू आएगी ना, डायरेक्ट अफगानिस्तान से तो कुछ नहीं होने वाला है, राइट? और पाकिस्तान से आएगी तो हम ठोक देंगे उसको, बिल्कुल, वो तो करना ही है, उसके लिए तो हम रेडी हैं। तो अभी हम क्यों रिएक्शन दिखाएं कि हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, या वो गवर्नमेंट क्यों वहां से निकाल दी गई? हमारा वहाँ बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है, हमारा डेवलपमेंट में हमारा योगदान है, वो सब तो अब शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए, कई बार ये होता है कि आंख बंद करके दान किया जाए, और जब आप दान कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ आप बदले में नहीं चाहते हो। हमने वो जो भी दान किया था कि वहाँ पर शांति बनी रहे, वहाँ के लोगों को सुख सुविधाएं मिले। एक सामाजिक संदर्भ में आपसे बात करूं, सामाजिक सरोकार में आपसे बात करूं कि अब तालिबान में मलाला चिंतित है, जिसके ऊपर बम फेंक दिया था, बच्ची पढ़ना चाहती थी, स्कूल कॉलेज में बच्चे जाएंगी नहीं, बुर्के पहनना पड़ेंगे, ब्यूटी दुकानें, जनरल स्टोर्स बंद हो रही हैं, बुरकों की दुकानें खुलने लग गई हैं। एक माँ ने कहा कि मैं अपनी बच्ची के लिए बुर्का खरीदने इसलिए जा रही हूँ कि मुझे लगता है कि इसको मैं बुर्का पहना के बचा सकती हूँ। ये दुनिया के लिए कितना खतरनाक
पर देखिए श्रीवास्तव साहब, अगर आज अफगानिस्तान हमारे सामने ये हो रहा है, आज पूरा अफगानिस्तान का इसलिए हमें दिख रहा है क्योंकि सारा सोशल नेटवर्क पे घूम रहा है, सारा यूट्यूब पे घूम रहा है, सारा टीवी पे घूम रहा है, पर यही सारे हालात इराक में भी रहे हैं, ईरान में भी रहे हैं, सीरिया में भी रहे हैं, सोमालिया में भी रहे हैं, हर जगह रहे हैं। सूडान में है। सूडान अभी थोड़ा पीसफुल हो गया, मतलब साउथ सूडान जो है वो पीसफुल हो गया, नॉर्थ सूडान अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट साउथ सूडान ऑलमोस्ट पीसफुल हो गया। और वहां पर यूनाइटेड नेशन की फोर्सेज है, और उस यूनाइटेड नेशन की फोर्सेज में अपने भारत की भी हैं, बट नॉर्थ सूडान में भी प्रॉब्लम है। ये समाज की स्थिति है, जिस तरह की जो तरक्की होना चाहिए, जिस तरह का एक हम वापस एक आदिम युग में जा रहे हैं, हम वापस एक रिवर्स गियर लग गया तालिबान अफगान में। ये मिडिल ईस्ट में हमेशा से ही होता रहा है, मतलब आज अफगानिस्तान ज़रूर दिख रहा है, पर ये मिडिल ईस्ट में हमेशा से ही होता रहा है। हम ISIS को क्यों भूल रहे हैं? कितना बर्बर उन्होंने वहाँ पर आतंक मचाया था, तब पूरे विश्व ने तब भी कुछ नहीं किया था। भारतीय मुस्लिमों का भी रुख, या भारतीय प्रगतिशील जो वामपंथी इतिहासकार हैं, या जो वामपंथी विचारक हैं, या जो अपने आप को कथित तौर पर लिबरल कहते हैं, प्रगतिशील कहते हैं, प्रोग्रेसिव, उन तमाम भारतीय मुस्लिम संगठनों का, ओवैसी जैसे नेताओं का भी कोई इस तरह की हिंसा के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ कोई इस तरह का बयान, स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है। ये जितने हैं ये अपने अपने चने अपने देश में बुनाना चाहते हैं। इनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अगर पता होती तो आज कहाँ के कहाँ होते। इनको अगर इंटरनेशनल अफेयर्स में इतना सब कुछ ज्ञान होता, इनको वो इंटरनेशनल ज्योग्राफी किस तरह से एक देश को अफेक्ट करती है। फ्रांस में एक कार्टून दिखते हैं, पूरे भारत के अंदर बंद किया जाता है, पूरे भारत में एडिटेशन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, धरना होता है। नहीं श्रीवास्तव साहब, इसमें मैं आपसे थोड़ा सा अलग होना चाहूँगा, बुरा ना माने तो। इसको हम अफगान एंगल ज़्यादा लें और मुस्लिम एंगल ना लें, क्योंकि फिर वो एक गलत हो जाएगा, रिलीजन हो जाएगा, जबकि तालिबान रिलीजन नहीं है, वो टेररिस्ट है। तो हम इसको एक रिलीजियस या धार्मिक एंगल न देके दूसरे विषयों पे चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो छोटे मन के लोग हैं वो इसको रिलीजन से जोड़ रहे हैं, आप और हम नहीं हैं। हम एक पूरे विश्व को, हम एक इस प्रोग्राम के ज़रिए एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान को हेल्प करें या ना करें, इसके ऊपर हमने सोच विचार करना है। उसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये हमने सोच विचार करना है। किस तरह से हम रीऑक्यूपाई करेंगे POK को, और उससे इंडो पाक, इंडो चाइना के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हो गया है। अफगानिस्तान में जो दूसरे देशों के नागरिक थे, उनकी भी जाने गई हैं। हमारे यहाँ के एक बहुत ही काबिल योग्य फोटोग्राफर जो थे, उसको, दानिश को जो है वो किस बेरहमी के साथ कत्लेआम किया गया। तो ये विषय केवल अफगान और तालिबान का नहीं है, ये विषय पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया का है। अब देखिए क्या है कि जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर थी तो वहां पे बहुत सारी एम्बेसीज थी, राइट, बहुत सारे कंट्रीज की एम्बेसीज थी। कई कंट्रीज ने विड्रॉ भी कर ली थी, पर एम्बेसीज थी। जैसे अपने इंडिया में बहुत सारी एम्बेसीज है, और एम्बेसी जब बोला जाता है तो वो एक इस तरह का द्वीप होता है, एक आइलैंड होता है, जो पराये देश की अपनी जमीन दूसरे देश में होती है, जिसमें दूसरा जो देश है वो कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। पर तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये उम्मीदें रखना बहुत गलत है। इस वजह से 80 देशों ने संबंध विच्छेद कर लिया है, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, संबंध उन लोग को अच्छे चाहिए होते हैं जिन्होंने ट्रेड करना है, जिन्होंने अपना इकोनॉमिक बढ़ावा करना है। उनका ट्रेड है अफीम, उनका ट्रेड है हथियार, उनका ट्रेड है हथियार। अब क्या अफीम और हथियार के सौदागर विश्व की शांति के लिए खतरा नहीं है? है, पर विश्व की शांति, विश्व तो नहीं बोलिए क्योंकि वो बहुत छोटा सा देश है और लैंडलॉक देश है और इतना अमीर भी नहीं है। 2-3 ट्रिलियन उनके पास। मिडिल ईस्ट के लिए तो है, वो मिडिल ईस्ट के लिए है, तो इराक ईरान ने करना चाहिए। उनसे जो एकदम जुड़े हुए हैं, उनसे जितने CIS कंट्रीज जुड़ी हुई, उन्होंने करना चाहिए। मतलब अब जिस तरह से NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि डिफेंस फोर्सेस पार्टिसिपेट करती है, उसी तरह से एक मिडिल ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए
जिसमें इराक, ईरान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इनकी फोर्सेस होना चाहिए जो कि वहाँ पर जाकर, बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये फोर्सेस न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वही ट्राइबल लोग इन कंट्रीज में भी है, वहाँ भी है, राइट। अगर ये उस तरह के हम फोर्स बनाते तो पाकिस्तान उसमें से हटेगा नहीं कि भाई ये तो मेरा पड़ोसी, मैंने भी इसमें जाना ही जाना है, और वहाँ भी वही ट्राइबल है। तो एक न्यूट्रल फोर्स तब वहाँ पर जाए। एक आखिरी सवाल, क्या ये संभव है कि चूंकि अफगानिस्तान नीति के लिए, अफगानिस्तान से लड़ने के लिए या वहाँ अपना स्थान बनाने के लिए अमेरिका को बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान की मदद ले, पाकिस्तान की ज़मीन ले। क्या अमेरिका पाकिस्तान की वहाँ ज़मीन या बेस कैंप बनाने के लिए आप पाकिस्तान को सहायता करेगा या पाकिस्तान के प्रति उसका रुख कड़ा रहेगा? सबसे पहले तो अब अमेरिका फिर से इस तरह के प्रॉब्लम में फंसेगा या ना फंसेगा, $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब नाटो फोर्सेस अगर आती हैं तो वो एशिया के लिए ख़राब ज़रूर है, पर उससे अगर अफ़गानिस्तान में पीस आता है तो बहुत अच्छी बात है। पर उन फोर्सेस ने, नाटो की फोर्सेस ने पाकिस्तान के अलावा बाकी कंट्रीज़ में अपने बेसेस बना के वहाँ से फिर अगर अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करते हैं तो एक न्यूट्रलिटी ज़रूर सामने आएगी। पाकिस्तान से अगर हम उम्मीद करें कि वो एक न्यूट्रल वे में किसी को भी, वेदर इट इज़ अमेरिका और वेदर एनीवेयर, कि वो हेल्प करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत धन्यवाद कर्नल निखिल दीवान जी इस तमाम विद्वतापूर्ण और बहुत ही गंभीर और गहरी चर्चा के लिए। और अफगान की समस्या या तालिबान की समस्या बरकरार है। हम डिजाइना न्यूज़ लगातार तालिबान पर निगाह रखेगा, और जब भी हमें ये लगेगा कि ये बहुत गंभीर विषय हो गए हैं जिसपे विश्व की शांति खतरे में पड़ सकती है, भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं, हमारी कश्मीर पॉलिसी पर आँच आ सकती है, तो हम इस तरह के डिस्कशंस लगातार आपके सामने करेंगे ताकि हमारे दर्शक अफगान, तालिबान, भारत, कश्मीर, पाकिस्तान और रूस को लेकर सतर्क रहें, सजग रहें, जानकारी से भरपूर रहें। देखते रहिए डिजाइना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।